हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके ड्यान न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 155 क्लास के अंदर। एंड टुडे इज 9 मार्च 2026 एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड एज यू नो वेरी वेल एस्पिरेंट्स का हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, जो हमारे डान न्यूज़पेपर का एनालिसिस रहने वाला फॉर द होल ईयर रहेगा 2026, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीएसएस के हैं, चाहे हमारे पीएमएस एग्जाम के हैं, केपीके के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, तो वो अपनी न्यू डेवलपमेंट्स या ये न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं थ्रू नोट्स मेकिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि सर हम नोट्स मेकिंग किस तरह करें, तो ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो बता चुका हूँ। और दूसरा ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मसला आ रहा है कि सर हम ये एनालिसिस कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे या हम समझ में नहीं आ रही। देखिए, एक तो चीज़ है, आपको भी पता है कि आप ग्रेजुएट्स हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ से निकले हैं और डायरेक्ट आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आपका जो एक बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो एनालिटिकल एबिलिटी या एनालिटिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है मेन एग्जाम के लिए। उसके बाद अगर देखा जाए थ्रू आउट, अगर आपके एलोकेशन तक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी लाइफ के लिए देखा जाए तो जो आपका एनालिटिकल अप्रोच है या जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैटर भी करती है। लेकिन एक और हम्बल रिक्वेस्ट ये है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि हम इस चीज़ को यहाँ पर कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो अब ये है कि जो फिर डिसलाइक भी मिलते हैं, रिपोर्ट्स भी किए जाते हैं। हालांकि हमारा पर्पस एक ही है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी हेल्प करना, उनका एक एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस देना, उनकी एक जो सिविल सर्विस एग्जाम की एक जर्नी है उसके अंदर अपना रोल प्ले करना। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर लाजमी किया करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन इश्यूज़ या चैलेंजेस को आप लोग ही ख़त्म कर सकते हैं विद योर सपोर्ट। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन आज हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहने वाली है। डेली बेसिस के ऊपर हम कोई ना एक आज जो है स्टेटमेंट लाजमी डिकोड करते हैं। और आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है सन त्जू। आपको पता है कि सन त्जू के जो द आर्ट ऑफ वॉर जो बुक है बहुत फेमस भी है, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा भी जाता है। लेकिन आज जो हमारे पास इनकी स्टेटमेंट है इसको डिकोड करने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं सन त्जू कहते हैं कि एवरी बैटल इज वॉन बिफोर इट इज फॉट। हर जंग की जीत उसकी शुरुआत से पहले तय होती है। कैसे? क्वेश्चन इज दैट। देखिए, जिसके पास बेस्ट स्ट्रेटजीज हैं, जो वेल प्रिपेयर्ड है, उसको पता है कि यह जंग मैंने जीतनी है। अब यहां पर छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, देन हम जो है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर चलेंगे। अब यहां पर इजराइल, यूएसए और ईरान के दरमियान में वॉर है। अब एक हम बात करेंगे अब निगोशिएशन से, वॉर स्टार्ट होने से पहले एक तरफ तो निगोशिएशन चल रहे हैं, एक तरफ तो टॉक्स चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जो है यहां पर अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि किस तरह जो है टारगेट्स किए जाएंगे। तो वो कह लें कि एक स्मोक स्क्रीन, जो कह लें कि निगोशिएशंस के पर्दे के पीछे हमें यहाँ पर टारगेट्स देखने को मिले और उन्होंने अपने गोल्स जो थे वो भी अचीव कर लिए। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। असैसिनेशन ऑफ अयातुल्लाह खamenei आपको देखने को मिले। तो अब यही चीज है, तो उन्होंने क्या किया, अपने पास उनके पास बेस्ट स्ट्रेटेजीज उन्होंने यूज की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड थे, उनको पता था कि हम ये काम करना है, तो उन्होंने कर दिया यहां पर। अब बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। देखिए, सीएसएस का एग्जाम या पीएमएस का एग्जाम या आप वन पेपर की बात कर ले, सिविल सर्विस का एग्जाम जो है ना स्टूडेंट्स के लिए एक वॉर की तरह ही है। उसके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि उसके पीछे फैमिली का प्रेशर भी है, उसको अपने फ्यूचर को लेकर भी जो है काफी टेंशन है, वो भी उसके ऊपर दबाव बना हुआ है। तो उसके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन ये सीएसएस है या पीएमएस एग्जाम है या कोई वन पेपर एग्जाम है। अब ये जीता कौन है? जीता वही है जिसके पास स्टडी प्लान है, जिसका डेडिकेशन है, जो प्रिजर्वेंस है,
ठीक है, जो मोटिवेटेड है, तो वही फिर जो है ये जंग जीतता है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। हमारे पास इंपोर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स भी रहने वाले हैं और एडिटोरियल आर्टिकल्स भी रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा यहां पर। अब पूरा अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर हमारा टोटली अगर देखा जाए तो वॉर के रिलेटेड ही है, ठीक है। कहीं पे हमें जो है कुछ स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही हैं, कहीं पे कुछ देखने को मिल रही हैं, कहीं पे कुछ आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। आर्टिकल्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स की बात करूंगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अब कोई एडिटोरियल्स हैं, 4 एडिटोरियल्स है, तो अब 4 अगर वो वॉर के अबाउट ही हैं तो हम उनमें से एक आधी पिक करते हैं और बाकियों को फिर उसके अंदर शामिल कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें वही हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए जो है बहुत सारी ओपिनियंस या ऐसी होती हैं जिनको हम खुद ही जो है साइड पर रख रहे हैं, और कुछ मेन जो हमारे पास ओपिनियन रहते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज जो हमारे पास मेन ओपिनियन रहने वाले हैं ना आर्टिकल, वो हमारे पास रहेंगी मलिहा लोधी साहिबा की। मलिहा लोधी साहिबा ने क्या अपनी ओपिनियन दी है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास न्यूज आर्टिकल्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मलिहा लोधी साहिबा की जो ओपिनियन आर्टिकल है, उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, ट्रम्प्स रैकलेस गैम्बिट की बात करेंगे। द यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान अ रीजनल कैटास्ट्रॉफी अनफोल्डिंग। अब इसके अंदर 2 चीजें मैं अभी बता दूं, ठीक है, जो ओवरव्यू लेकर जो है ना लेक्चर छोड़ने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी तो डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे हम, और जो डेली बेसिस के ऊपर कर भी रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ चीजें नहीं हुई। अब ईरान ने गल्फ को यहां पर क्यों निशाना बनाया, क्वेश्चन इज दैट। यही बात की जा रही है कि यूएसए मिलिट्री बेसेस हैं। हालांकि लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी क्या कहता है, ये भी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। टारगेटेड लॉज क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। उनको पता था कि ईरान को पता था कि गल्फ के जो रिलेशंस है ना वो यूएसए के साथ अच्छे हैं, ऑलरेडी बोपी को ज्वाइन करे बैठे हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर अटैक किया। अब ये कहा जा रहा है, ये कहा भी जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि भाई जो है ना प्रेशर बिल्ड किया जाएगा, ताकि ये यूएसए को प्रेशराइज करेंगे भी, मामला को सॉर्ट आउट किया जाए, वॉर को इसी जगह पर एंड कर दिया जाए। एक चीज तो ये है। दूसरी जो यहां पर देखने को मिल रही है, अभी हमने निगोशिएशंस और टॉक्स के बारे में बात की थी कि एक तरफ तो निगोशिएशंस और टॉक्स चल रही हैं, और दूसरी तरफ जो है इजराइल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। और वो किसको बेसिकली यहां पर प्रिपरेशन कर रहा, किस चीज के लिए, जो उसका हदफ था, जो उसने टारगेट किया हुआ था। और वो क्या था, यहां पर देखने को मिला असैसिनेशन ऑफ अयातुल्लाह खमेनी, जो हमें यहां पर देखने को मिले 28 फरवरी को। तो ये चीज़ है, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो चीजें डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास है द इमर्जिंग एक्सेस इमरजेंस ऑफ न्यू जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें बताना चाहूंगा यहां पर। आपको पता है टर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला रिसेंट ईयर्स अगर देखा जाए तो। उसके बाद हमें यहां पर सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में भी देखने को मिला, यमन के अंदर। सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला यमन के अंदर, अभी जो रिसेंटली हुआ। अब पाकिस्तान की क्या यहां पर स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान जो है यहां पर न्यूट्रल रहा है, मिडल ईस्ट के मामले को लेकर भी न्यूट्रल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो फोकस है वो यही है कि रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस होनी चाहिए, ये चीज़ है। तो इसके अंदर जो डिस्कशन है ना, जो सुन्नी एक्सेस की बात की जा रही है, जो टर्की और सऊदी अरेबिया की मैंने एग्जांपल क्यों दी है, इसकी डिटेल्ड आगे जो डिस्कशन करने वाले हैं। अब 4th नंबर पर है गवर्नमेंट अर्ज टू टेक एडवांटेज ऑफ गवादर पोर्ट एंड ईरान वॉर पाकिस्तान मैरीटाइम स्ट्रेटजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम बात करते हैं ना ब्लू इकोनॉमी की। तो ब्लू इकोनॉमी जो है ना आपके मैरीटाइम स्ट्रेटजी के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर जो पाकिस्तान मैरीटाइम स्ट्रेटजी है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक तरफ वॉर लगी हुई है और दूसरी तरफ जो है सारी हमें यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मज भी जो है क्लोज होते हुए नजर आ रही है, और बाकी जो उनके असोरेंस है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुपर चार्जेस भी लगाए जा रहे हैं यहाँ पर जो टर्मिनल्स के ऊपर, जो यहाँ पर कार्गो वगैरह सारे। अब पाकिस्तान यहाँ पर क्या चाह रहा है कि जो गवादर पोर्ट है उसका फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। जितना भी क्या क्या ट्रेड हो रही है या कार्गोज को उनको जो गवादर के साथ लिंक करना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो हम आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। ग्लोबल क्राइसिस डिमांड फेमिनिस्ट लेंस ऑन द गवर्नेंस कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सपोज फ्लॉज इन द इंटरनेशनल गवर्नेंस। ये इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी बात कर ली है हमने, ऑयल के ऊपर भी बात कर ली है, और चीजों के ऊपर भी बहुत सारी बात कर ली है।
कि वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये है, लेकिन उसमें से जो ज्यादा अफेक्टेड हमें नजर आती है ना, वो हमें नजर आते हैं यहां पर वुमेन्स। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पास है। यहां पर बांग्लादेश की एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा जो पिसा जा रहा है ना यहां पर तबका, वो बेचारी वुमेन है। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, अभी हमने यन्नार मोहम्मद का केस डिस्कस किया था, ठीक है। उससे पहले भी हमने एक केस डिस्कस किया था वुमेन का मिडिल ईस्ट के अंदर, कि वुमेन्स को कितने चैलेंजेस का यहां पर सामना करना पड़ रहा है जब उनको माइग्रेशन करना पड़ती है, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही। तो ये चीज है हमारे पास यहाँ। उसके बाद है वोकैब, और वोकैब हम लाजमी डिस्कस करते हैं, और वोकैब मैं डेली बेसिस के ऊपर बता रहा हूं कि क्यों हमें वोकैब पढ़नी चाहिए। वोकैब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत प्रिपेयर करें, ये 2 या 3 दिन या 4 दिन या 1 वीक के बाद जो है आपको ये भूल जाएगी, ब्लर हो जाएगी। तो आपने एग्जाम जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, जो आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या राइटिंग स्किल के अंदर जो है वोकैब की वेरिएशन लेकर आए, ताकि आपके बहुत सारे जो मसल मसाइल है ना वो खत्म हो जाए। और मैं डेली बेसिस के ऊपर पहले भी बता रहा हूँ, आपका जो रेपिटेशन ऑफ जो वर्ड्स आ रहा है, रेपिटेशन ऑफ वोकैब या रेपिटेशन ऑफ आइडियाज, तो इससे मैटर सॉल्व हो जाए। जो एक्सप्रेशन आपका ठीक नहीं हो रहा, जो आप स्टेटमेंट मोल्ड करके नहीं लिख पा रहे, ठीक है, जो आपका डिस्कोर्स आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वोकैब वहाँ पर हेल्प करता है। आप अपनी मर्जी से और टॉपिक के रिलेटेड जो है टर्मिनोलॉजीज हैं, जॉर्गन्स हैं, वर्ड्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास पीछे जो है ना पूरा बैंक पड़ा होगा वोकैब का, ठीक है। तो आप रेलिवेंट फिर जो है वो वोकैब वहाँ पर वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट ओपिनियन आर्टिकल की तरफ, जो मलिया लोधी साहिबा ने लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब 1 बाय 1 जो है हमारे पास 5 पॉइंट्स रहेंगे इसके अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास है द स्ट्राइक एंड इट्स फ्लॉड प्रेमिस। अब इसके अंदर क्या है कि यूएसए इजराइल अटैक्ड ईरान डिस्पाइट ऑनगोइंग न्यूक्लियर नेगोशिएशंस एंड नो इमिनेंट थ्रेट। अब इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए अभी हमने बात की थी कि निगोशिएशंस एंड टॉक्स, स्मोक स्क्रीन, निगोशिएशंस और टॉक्स के पर्दे के पीछे यहां पर इजराइल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि भाई मैंने अपना जो टारगेट्स है वो अचीव करना है। अब वो टारगेट्स क्या थे यहां पर, वो आपके सामने थे कि किस तरह जो है यहां पर कह ले कि अयातुल्लाह खमेनी को यहां पर असैसिनेट किया गया। तो उन्होंने क्या किया कि यहां पर एक तरफ तो पूरा जो है ना रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर एक ही यहां पर डिबेट चल रही थी। इंटरनेशनल मीडिया एक ही चीज फोकस कर रहा था कि भाई इनके दरमियान में निगोशिएशंस चल रहे हैं और जीसी पे पहले साइन हुआ था, अब जो है यहां पर फिर ईरान को रिलीफ मिलेंगे, यूएसए की क्या डिमांड्स हैं। लेकिन चल क्या रहा था कि वो उसकी आड़ के पीछे जो है इजराइल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि मैंने यहां पर टारगेट्स करने हैं। एक चीज तो ये है, तो पूरा यहां पर हमें धोखा ही नजर आया। उसके बाद सेकंड क्या हुआ, शिफ्टिंग रैशनल एंड डोमेस्टिक बैकलैश। अब यहां पर बात करते हैं। अभी आपको पता है कि जो कांग्रेस के अंदर पार्लियामेंट ने जो अंदर जो हमें यहां पर डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन है यूएसए के अंदर, उसकी तरफ से एक रेजोल्यूशन जो है ना पेश की गई, जो कि वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो गई कितने वोटों से, यहां पर 212 वोटों से। और ये डेमोक्रेट के थे और 219 जो थे यहां पर 219 ये रिपब्लिकन वोट थे। अब वो रेजोल्यूशन क्या थी कि जो प्राइम मिनिस्टर जो ट्रंप है, सॉरी प्रेसिडेंट जो ट्रंप है, वो जी अपनी मर्जी से किसी भी कंट्री के अगेंस्ट वॉर का डिसीजन नहीं ले सकते। वो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि किसी कंट्री के अगेंस्ट वॉर जो है वो कह लें कि होनी चाहिए या नहीं। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की। कांग्रेस डिसाइड करेगी कि भाई यहां पर वॉर स्टार्ट करनी है या नहीं करनी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह ट्रंप ने अपनी मर्जी से स्टार्ट किया। अब मार्क रूबियो की तरफ से यहां पर स्टेटमेंट क्या है, भाई ये इमरजेंसी थी तो इसलिए हमें यहां पर वॉर स्टार्ट करना पड़ी। अब यहां पर पेंटागन जो है यहां पर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, यह चीज पे कहा जा रहा है भाई पेंटागन यार वो कह रहे हैं कि भाई यहां पर देयर इज नो इंटेलिजेंस कि जो है यहां पर प्रीएम्प्टिव जो स्ट्राइक होने वाला था या अटैक होने वाला था यूएसए के ऊपर, तो ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि ईरान कोई अटैक करने वाला है। एक चीज तो ये है।
दूसरा ऑपोजिशन से जो वो रेजोल्यूशन पेश की गई तो वो रिजेक्ट होगी। वो रिजेक्ट इसलिए होगी कि 219 जो वोट थे वो रिपब्लिकन ने दिए, वो प्रेसिडेंट के फेवर। और वहां पर क्या पर्पस था रेजोल्यूशन का कि जो प्रेसिडेंट जो ये पावर यूज कर रहा है इसको क्या करना, यहां पर कर्टेल करना था, रेड्यूस करना था, ये चीज है। उसके बाद एक और चीज भी है, अभी हमने बात की ग्रेगरी मेक्स की, ठीक है। ग्रेगरी मेक्स को हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके। अब वो डेमोक्रेटिक है पार्टी के, उन्होंने क्या कहा यहां पर कि ट्रंप जो है बेसिकली इस वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं थे जो ये वॉर स्टार्ट की गई। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो इमरजेंसी वाली बात की गई ना जो मार्क रूबियो की तरफ से, तो मार्क ग्रेगी ने यही ग्रेगरी मेक्स ने यही कहा कि भाई ये जो है ट्रंप ने खुद जो है इमरजेंसी यहां पर क्रिएट की है। और आपको पता है अभी $152 मिलियन के जो है वो आर्म्स डील हुई है यूएसए और इजराइल के दरमियान में, तो ये भी चीज है। तो यहां पर अगर देखा जाए जो डोमेस्टिक इनको रद्द अमल मिला है ना वो ये मिला है कि ये बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, ये सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन ट्रंप की ये स्टेटमेंट है कि भाई जो यहां पर ईरान की तरफ से जो है वो स्ट्राइक का कह ले के स्ट्राइक होने का डर था, उसका फियर था। लेकिन हमने क्या किया, ईरान ने जो ट्रंप क्या कर रहा है कि हमने जो है रिटेलिएट किया, डिफेंसिव अटैक किया अपना, और ये सी चीज को जस्टिफाई कर दिया इंटेलिजेंस के, कोई इंटेलिजेंस यहां पर नहीं थी, ये चीज है। उसके बाद ईरान कॉस्टली काउंटर ऑफेंसिव की बात की जाए, ड्रोन मिसाइल स्टैक्स एंड जीसीसी। अब गल्फ के ऊपर जो ईरान ने यहां पर अटैक्स किए, नजर तो यही आ रहा है कि भाई यूएसए मिलिट्री बेसिस है, लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी के मुताबिक क्या होना चाहिए। लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी यही कहता है कि भाई आप जितनी देर तक किसी थर्ड पार्टी जो लड़ रही, यूएसए क्या ना, तो अब ये गल्फ स्टेट क्या है कि यूएसए की मिलिट्री बेसिस है, तो लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी यह कहता है कि कोई भी स्टेट जो है किसी के भी मिलिट्री सपोर्ट नहीं कर सकती, उसकी टेरिटरी को जो है वो यूज ना कर दे। न्यूट्रल स्टेट की बात कर रहे हैं, गल्फ कितने न्यूट्रल स्टेट है ना सारी, तो न्यूट्रल स्टेट्स का ये राइट बनते हैं कि वो क्या है कि वो अपने वेपन्स या मिलिट्री सपोर्ट किसी किस्म की जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, टेरिटोरियल सपोर्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन टेरिटोरियल अगर सपोर्ट देखा जाए तो यहां पर यूएसए मिलिट्री बेसिस नजर आए तो उसको यहां पर जो है वो टारगेट किया गया ईरान की तरफ से। अब एक और चीज भी यहां पर कही जा रही है कि ईरान ने गल्फ के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि भाई अगर है तो चलो ये है कि गल्फ के साथ जो, ये भी एक अच्छी चीज है कि चले, अच्छी चीज ये नहीं है कि अटैक है, वो नहीं है, बात ये कर रहे हैं अच्छी चीज के जो इनके दरमियान में यहां पर वॉर रुक जाए। और इसके जो रेपरकशंस है ना वो बहुत बुरे हैं, और अभी जो है स्टार्ट हो भी गए हैं। आपके सामने है कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरह जो है हमें 55 रुपीज जो है यहाँ पर जो है वो फ्यूल की प्राइसेस यहाँ पर बढ़ानी पड़ी, मजबूरी है भाई, क्या करें। पूरा सिस्टम जो है आपका यहाँ पर हिलकर रह गया। 50% जो है आप यूरोप की जो प्राइसेस यहाँ पर बढ़ गई। हम आगे डिटेल इसकी डिस्कशन करने वाले हैं, उसके नेक्स्ट जो हमारे पास ओपिनियन आर्टिकल रहने वाला है या न्यूज आर्टिकल्स है। अब एक चीज तो यह है कि ईरान ने प्रेशर भी चले जी गल्फ के जो है ना यहाँ पर जो है यूएसए के साथ रिलेशन अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी बोपी के मेंबर है गल्फ स्टेट वाले, ठीक है। तो बात जो है ना बन जाएगी और वॉर यहीं पर रुक जाएगी, निगोशिएशंस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे जो जनेवा के अंदर चल रहे थे। लेकिन वो तो कुछ और ही चल रहा था। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि उल्टा जो है यहां पर कोई रद्दमल नहीं आया, लेकिन यह है कि गल्फ ने यही कहा है कि भाई डी एस्केलेशन होनी चाहिए, यहां पर जो है मामलात को सॉर्ट आउट करना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से भी यही चीज कही गई, और पाकिस्तान ने यहां पर बैलेंसिंग अप्रोच को अपनाया, क्योंकि गल्फ के साथ रिलेशन चल रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट है, यूएई के साथ हमारे जो और मामलात हैं, उसके बाद अगर लोन वाले मामलात हैं, उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर ईरान हमारा जो है वो नेबर कंट्री है, उसका हमारा बॉर्डर एरिया है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर फिर जो है कुछ अपना रोल प्ले किया, जहाँ पर जो है ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर जो टैक्स वगैरह वो यहाँ पर कम हुए या नहीं हुए बाद में, ये चीज़ है। उसके बाद 4th नंबर पर है ग्लोबल इकोनॉमिक फॉल आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, अब उसके रेपरकशंस क्या हैं, अभी जो है इसके और बढ़ेंगे। अब जो बैरल, वो कह लें कि यहाँ पर एक बैरल की जो कीमत है ना वो क्या कहा जा रहा है कि 100 से $150 तक जा सकती है, आप ये अंदाजा कर लें।
तो अब उसका लॉस भी, और आपका स्टेट ऑफ हॉर्मस वो क्लोज कर देगी। आप देखें पर्शियन गल्फ से पूरा हमें यहाँ पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन देखने को मिलती है 20 to 30% जो ग्लोबल सप्लाई चेन देखने को मिलती है वो यहाँ पर अगर रुक जाएगी तो क्या बनेगा इधर। जितना मर्जी आप स्टॉक कर ले, कितने दिन लेकर चल सकते हैं आप। यूरोप के अंदर ऑलरेडी प्राइसेस यहां पर बढ़ गई हैं। यूरोप के अंदर 50% जो है प्राइसेस बढ़ गई हैं यहां पर, ठीक है। जितने भी गैस प्राइसेस ले, एलएनजी के ऊपर यहां पर अटैक किया गया, तो एलएनजी के ऊपर देखा जाए तो फिर कतर ने वो बंद कर दिया। यहां पर क्या आगे जितने भी यहां पर उन्होंने एक यहां पर फोर्स मेजोर का मतलब होता है कि हम जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनको आगे निभाने के लिए जो है वो कह ले के तैयार नहीं है, तो उन्होंने एलएनजी की जो है यहां पर सप्लाई को रोक दिया। तो ये भी असर पड़ा है बहुत ज्यादा। तो इससे पाकिस्तान के जो कह ले के जो कार्गोज वगैरह आते थे एलएनजी के वाले, देखा जाए तो मंथली जो है 5 रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो है नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद है एंड गेम रजीम विदाउट एग्जिट। अब यहां पर एग्जाम्पल ली गई है प्रीवियस, लीबिया वाला केस आपके सामने ही है। इराक के अंदर क्या हुआ था और अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर तो रजीम चेंज हो गई, कर ली इन्होंने। इराक के अंदर भी कर ली, अफगानिस्तान के अंदर भी होगी, हर जगह पे। इन्होंने क्या किया, वेनेजुएला के अंदर ट्राई किया और निकोलस मदुरो को यहां पर अरेस्ट किया गया। अब निकोलस मदुरो को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन एक चीज हो, रजीम चेंज नहीं हुई, वहां पर अभी भी सोशलिज्म ही चल रहा है। जो डेल्सी रोड्रिगोस है, जो वाइस प्रेसिडेंट थी, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। वो कहा, उसने कहा कि भाई हम यूएसए के लिए कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है, बस बात खत्म होगी। तो वो जो 303 जो हमें यहाँ पर बैरल ऑयल देखने को मिल रहा है, किसके कंट्रोल में चला गया, सारा यूएसए के कंट्रोल में चला गया। तो वहां पर अजीब चेंज। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर यूएसए को पता चला भाई, अब वो तो था नेबर, चलो वो तो उन्होंने ब्लॉक करके गन बोर्ड डिप्लोमेसी का यूज करके जो है ना सारा मामला जो अपने गोल्स थे वो गेन कर लिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ईरान वाले मामले में तो थोड़ा डिफरेंट है भाई, इतनी दूर भी है और उसके बाद जो है इसके अपना एक कह ले के एक वर्थ है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो फिर जो है ना ये महंगा पड़ गया काम इधर। और इराक के अंदर क्या हुआ था 2003 के अंदर, और लीबिया के अंदर, ये सारे केसेस आपके सामने, इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप देखें अभी तक जो रजीम चेंज के बगैर ही जो है ना यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि ये भी है कि हम बार बार बात करते हैं कि रजीम चेंज का ये मकसद नहीं है कि आपकी जो एक अब असैसिनेशन ऑफ अयातुल्लाह खमानी होगी तो बस यहाँ पर रजीम चेंज है। अब यहाँ पर उनके जो अभी हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले, उनके बेटे को जो है यहाँ पर सुप्रीम लीडर बना दिया गया। तो अब जो है रजीम चेंज, इसलिए तो बार बार बोला आ रहा था कि आप जितने भी ट्रंप की तरफ से कि लोकल लोग उठे और अपना पूरा गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर लें। तो यहां पर ये चीज है। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो हमने यहां पर डिस्कस किए मलिया लोधी साहिबा के। अब चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है द इमर्जिंग एक्सेस, इस चीज को डिस्कस करते हैं। यहां पर हमारे पास कितने पॉइंट्स रहने वाले हैं, 5 पॉइंट्स रहने वाले हैं, ठीक है। वीकनिंग ऑफ द ईरान इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जितने यहां पर स्ट्राइक्स किए गए ईरान के ऊपर, तो ईरान जो है इंटरनली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। जिस तरह हॉस्पिटल, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री बेसिस के ऊपर, उसके वजह हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स के ऊपर जिस तरह अटैक किया गया, मेन सिटीज के ऊपर जिस तरह अटैक किए गए, तो बहुत सारा लॉस हुआ। अभी शाहरान जो ऑयल डिपोट हमें देखने को मिलता है, वो भी यहां पर आप देखें कितना बड़ा लॉस हुआ है। तो अगर देखा जाए ना तो ईरान को अंदर से जो है वो डैमेज किया जा रहा है, और इसके जो नेगेटिव रेपरकशन है इसको तवील अरसे तक जो है बेयर करने पड़ेंगे, बहुत लंबे अरसे तक ये बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जिस तरह जितना लॉस हो चुका है अभी ईरान के अंदर, बहुत ज्यादा, ठीक है। जाने तो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का जो लॉस हुआ है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है यहां पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स है या वही चीजें जो है पूरी नेशन को जिंदगी भर जो अगर लेकर चलते हैं। एक जान है, 2 जान है, वो तो चली गई, लेकिन पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनके ऊपर पूरा जो सिस्टम आपका बेस कर रहा है, पूरी जनता उसके ऊपर जी रही है, तो फिर कैसे जिएगी, ये भी चीज है। तो अगर देखा जाए तो जो ईरान का जो एक इन्फ्लुएंस है ना, वो हमें यहां पर वीक होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है जी, अब यहां पर ऑल्टरनेटिव एक्सेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्टरनेटिव क्या है इसको भी देखेंगे।
इमरजेंस ऑफ सुन्नी एक्सेस। अब सऊदी अरेबिया और टर्की दोनों के दरमियान में जो है पहले कभी बनती नहीं थी, आपको भी पता है, ठीक है, पहले कभी भी इनके दरमियान में नहीं बनी। अब यहां तक के जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में, तो भाई दोनों की जो है टर्की के ये ब्लूमबर्ग जो हमें न्यूज़ आते हैं उसके अकॉर्डिंग भी देखा गया रिसेंटली कि इस्लामिक नेटो मीन्स यहाँ पर टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जो है अपना अलायंस बनाने जा रहे थे, ये भी चीज़ें हुई थी। अब जो है टर्की और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के साथ क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। सोमालीलैंड वाला केस आपके सामने, वो इसके अंदर नहीं, हम थोड़ा ऐड कर लेते हैं ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब क्या है कि इजराइल जो सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज किया और उधर से जो सोमालिया है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो सपोर्ट कर रहा है वो टर्की कर रहा है, उसके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है सारा देखा जाए तो ड्रोन्स वगैरह, और इधर से जो सऊदी अरेबिया भी उसके अंदर शामिल है, वो भी सोमालिया के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो अब दोनों यहां पर एक साइड में जिसने रिकॉग्नाइज किया सोमालीलैंड को इजराइल, तो इजराइल के यहां पर दोनों का आमने सामने राइवलरी। उसके बाद साइप्रस के अंदर देख ले, साइप्रस ग्रीक और इजराइल के दरमियान में डिफेंस अलायंस बना। वहां पर इजराइल ने क्यों किया भाई, टर्की को यहां पर टैकल करने के लिए मेडिटेरेनियन सी के अंदर, मेडिटेरेनियन सी के अंदर, तो इन्होंने क्या किया वहां पर अपनी एक्सरसाइजेज शुरू कर दी, ठीक है। तो अब इनका पूरा तीनों का अलायंस बन गया, साइप्रस, ग्रीक और अब ग्रीक और जो है टर्की के दरमियान में ऑलरेडी जो है वो उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है आइलैंड को लेकर, अजायन आइलैंड जो जितना भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो है साइप्रस के ऊपर एक साइड पर जो है वो टर्की गवर्न कर रहा है और एक साइड पे जो ग्रीक कर रहे हैं, तो अब ग्रीक ने यहाँ पर फायदा उठाया और इजराइल के साथ जो मिल गया, तो अब टर्की को जो है उधर से भी यहाँ पर जो है खतरा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर टर्की सऊदी अरेबिया जो है कह लें कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रहा है ना। तो अब ये तो टर्की, ये ईरान वाला तो जो है ना वो काफी इन्फ्लुएंस यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो टर्की, सऊदी अरेबिया और ये कंट्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान भी यहाँ पर देख रहे हो, पाकिस्तान ऑलरेडी आपको पता पोटेंशियल रोल प्ले कर रहा है, सऊदी अरेबिया का साथ स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट है, उसके बाद टर्की के साथ भी अपने मामलात को लेकर चल रहा है। तो ये सारा जो है अगर देखा जाए, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह इजराइल एक्सपैंड कर रहा है या ग्रेटर इजराइल की बातें की जा रही हैं, तो अब यही वो कंट्री है जो यहाँ पर अलायंस बनते हुए नजर आ रही। तो ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ये सुन्नी एक्सेस जितना भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। न्यू स्ट्रैटेजिक अप्रोच की बात की जाए, लाइक ईरान आइडियोलॉजिकल ड्राइवर रेजिस्टर, अब देखा जाए तो आइडियोलॉजिकल जो एक उनके अंदर इमोशनली अटैचमेंट है ईरानियन के अंदर, उसी की बेस के ऊपर वो लड़ रहे हैं, जो उनके अंदर एक जज्बा है उसी के तहत वो लड़ रहे हैं। This access will pursue state-centric alliance, diplomatic engagement with West and economic empowerment for Palestinians। अब देखा जाए तो गल्फ ये जो कंट्रीज है, आपका टर्की ऑलरेडी आपको पता है कि नेटो का मेंबर है, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपर्ट भी है। उसके बाद अगर देखा जाए सऊदी अरेबिया भी अब वो भी यहां पर ज्वाइन किया, तो यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे हैं इनके साथ, तो वेस्ट के साथ इनके गल्फ जितना भी स्टेट है उनके रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं। तो पाकिस्तान भी यहां पर अपना रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान भी यहां पर अपने बैलेंसिंग एक्ट को लेकर चल रहा है, सबके साथ रिलेशंस है, यूएसए के साथ पाकिस्तान के रिलेशन चल रहे हैं, गल्फ स्टेट्स के साथ पाकिस्तान का रिलेशन चल रहा है, मिडिल ईस्ट के साथ भी, मिडिल ईस्ट के मामले में भी पाकिस्तान ने काफी अपना रोल प्ले किया। अब इजराइल काउंटर स्ट्रैटेजी आपको पता है कि अभी हमने बात कर रहे थे कि यहाँ पर इजराइल क्या कर रहा है, एक तरफ तो यहाँ पर वेस्ट में पूरा पैलेस्टीनियंस के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, अब वो बोपी का भी मेंबर है, बोपी के अंदर भी बैठता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वेस्ट बैंक के ऊपर भी कंट्रोल है, सोमालीलैंड को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया उसने, रिकॉग्नाइज कर लिया, साइप्रस और ग्रीक को अपना अलायंस बना लिया, उधर से टर्की को घेर रहा है, इधर से ईरान को घेरेगा, और ये सारा जो मामला देखने को मिल रहा है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इजराइल फिर जो है वो इस तरह जो है अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी जो है अपना रहा है इनके दरमियान, इनके सामने जितने भी एक्सेस जो है वो बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि इमर्जिंग एक्सेस किस तरह जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनके अंदर पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है। अब ईरान सुप्रीम लीडर जो है यहाँ पर बन चुके हैं, इनको जो है यहाँ पर बनाया गया है, अब इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन रहेगी, लेकिन अब जो वेस्टर्न यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस चीज़ को भी यहाँ पर देखने वाले, ट्रंप की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, तो ये चीज़ भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुजतबा खुमैनी जो है एसेंट सिग्नल्स कंसोलिडेशन ऑफ पावर एंड रीजनल टर्मोइल जो हमें देखने को मिला, सक्सेशन कंफर्म्ड कर ली गई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो
जो है मुजतबा खamenei जो 1969 के अंदर मशाद के अंदर पैदा हुए हैं एंड रैंकिंग क्लर्क भी रहे हैं, ठीक है, और उसका हैज़ बीन नेम्ड ईरान न्यू थर्ड सुप्रीम लीडर, ठीक है। 88 असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर डिसाइड किया और जो है मुजतबा खamenei को जो है यहाँ पर सुप्रीम लीडर बनाया, ठीक है। और ये थर्ड है, कौन से कितने नंबर पर है, ये बेसिकली थर्ड जो है हमें यहाँ पर सुप्रीम लीडर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। अब उसके बाद है क्या, IRCGC सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर जितने भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो अपने लीडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ गए। एंटी वेस्टर्न स्टांस की बात की जाए तो आपको पता ही है कि यहाँ पर ट्रंप की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि जो उनके बेटे हैं मुजतबा खamenei वो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये भी हेटेड बाय एनिमी, तो एनिमी बिल्कुल जो है वो राजी नहीं है। यहाँ पर यूएसए बिल्कुल इस चीज के ऊपर है, यूएसए तो ऑलरेडी कह रहा है कि भाई रजीम चेंज चाहिए मुझे, ठीक है, तो वो ऑलरेडी नहीं चाह रहा कि यहाँ पर अब दोबारा वही मामला फिर से शुरू हो जाए। एक को तो उन्होंने गिराया, लेकिन इजराइल की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स देखने को मिली इस तरह की कि जो हमें भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। बिहाइंड द सीन पावर की बात की जाए, डिस्पाइट नेवर होल्डिंग अ फॉर्मल गवर्नमेंट पोजीशन, मुजतबा सर्वड इन द ईरान इराक वॉर के अंदर भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया। कौम के अंदर इन्होंने अपनी स्टडी हासिल की है, उसके बाद यहाँ पर स्टडी की और उसके बाद बिल्डिंग इन्फ्लुएंस एज ए फादर्स ग्रेट कीपर जो है ओवर द ईयर्स भी काम करते रहे अपने। तो यहाँ जो है सुप्रीम लीडर जो है मुजतबा खamenei जो है यहाँ पर बन चुके हैं, थर्ड। अब बात करेंगे यहाँ पर गवादर से जो है वो पाकिस्तान किस तरह यहाँ पर फायदा उठा सकता है, जिस तरह वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं रीजनल लेवल के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेटेजिक गवादर यूटिलाइजेशन, कोस्ट रैशनलाइजेशन देखेंगे क्या चीज़ है, एड्रेसिंग वॉर रिस्क प्रीमियम्स, उसके बाद इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड पॉलिसी फैसिलिटेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स हैं, आप नोट करना चाहते थे कर लेते हैं, मैं इसका ओवरव्यू देता जाता हूं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स का ना यहाँ पर मसला है, सर आप रीडिंग करते हैं तो आप जो है ना वो आउटलाइन बनाए और इस तरह जो है ना हमें समझा दिया करें। देखिए कुछ रीडिंग्स मैं इसलिए कर रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है, कुछ वोकैब अच्छी होती है, कुछ स्टेंस कुछ सेंटेंस जो बने होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, एक्सप्रेशन उनका अच्छा है, तो फिर इसलिए रीड कर देता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स वो स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि हम ये इधर जितने भी पैराग्राफ्स है छोटे छोटे जो हम मेन पॉइंट्स है वो लेकर आते हैं। तो अगर नहीं भी करेंगे तो आपको खाली बातें तो आप पॉडकास्ट या न्यूज़ सुन ही रहे, हमारा तो पर्पज है स्टेटमेंट्स को यहाँ पर कवर करना, उनको नोट डाउन करना, तो इसलिए यहाँ पर किए जाते हैं। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो एस्पिरेंट्स की हैबिट भी नहीं है लेक्चर लेने के 1 आवर्स है या तो वो बैठ के लेक्चर ले नहीं सकते और CSS का एग्जाम जो है ना वो क्लियर करना, तो इसलिए हालात भी तो सामने ही है ना, 300 पास हो रहा है या 400 पास हो रहा है, तो वो कभी भी एस्पिरेंट्स अपनी गलती देखेगा नहीं, हमेशा नुक्स निकालने में। जब दूसरों में गलतियां निकालोगे तो बात नहीं बनेगी, जब आप अपने अंदर मिस्टेक्स ढूंढना शुरू कर दोगे ना आपके आधे मसाइल यहां पर खत्म हो जाएंगे, मैं ये बात क्लियर कर दूं पहले। तो स्ट्रेटेजिक ग्वादर यूटिलाइजेशन की बात की जाए, विद रीजनल शिपिंग रूट्स डिस्टर्प्टेड, जिस तरह हमें यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर पूरा रूट सिस्टम डिस्टर्प्ट होते हुए नजर आ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, ठीक है, अब यहाँ पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो अब पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो ग्वादर से फायदा उठाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इंडोर्स ग्वादर पोर्ट्स पीसफुल एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो यहाँ पर जो ग्वादर की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका फायदा उठाना चाहिए, ये भी चीज़ है। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल लाइंस एंड एंगेजमेंट ऑफ कैरियर्स जो यहाँ पर हमें नजर आते, कौन, कॉस्को की बात की जा रही है, तो कॉस्को के साथ जो है इंटरनेशनल लाइंस है उसके साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए, उसके साथ लिंक करके जो इससे फायदा उठाया जा सकता है। पाकिस्तान पोर्ट चार्जेस आर हायर देन रीजनल कॉम्पिटिटर, अब देखा जाए तो रीजनल लेवल के ऊपर जितने भी पोर्ट्स हैं उनसे ज्यादा जो है पाकिस्तान के जो चार्जेस है वो सबसे ज्यादा हैं, तो इसको जो है कोस्ट रैशनलाइजेशन में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा ताकि जो है वो मामला सॉर्ट हो। अर्जेंट कोस्ट रैशनलाइजेशन इज नीडेड टू अट्रैक्ट शिपिंग लाइंस and capitalize on the evolving maritime situation. Reviewing super tax and fiscal measures is essential for competitiveness. तो ये चीज है। एड्रेसिंग वॉर रिस्क के प्रीमियम्स की बात की जाए तो एडिशनल सुपर चार्जेस फ्रॉम द शिपिंग लाइंस आर लार्जली ड्यू टू इंक्रीज वॉर रिस्क इंश्योरेंस। अब देखा जाए तो इंश्योरेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रही है हमें यहाँ पर, और उसके बाद सुपर चार्जेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए वो वॉर की तरफ से, वॉर की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो पाकिस्तान इस चीज से फायदा उठा सकता है और पूरा इंटरनेशनल लाइन से उनके साथ अपनी एंगेजमेंट कर सकता है, ठीक है। तो उनको जो है ग्वादर के साथ कनेक्ट करें, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर शो कर।
ऑपरेशनल एफिशिएंसी को यहाँ पर बिल्ड करना पड़ेगा गवैदर के ऊपर, ठीक है। उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह पाकिस्तान को सिक्योरिटी का चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो इस चीज को भी यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। पॉलिसी फैसिलिटेशन और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो एफबीआर है जो अपना रोल प्ले करना चाहिए, जो यहाँ पर कह ले के टैक्सेस वगैरह है उसमें थोड़ा लीनियंट जो है रहना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो पॉलिसीज में जो है वो चेंज करना पड़ेंगी, ताकि जो है गवादर से जो है वो फायदा उठाया जा सके, ये चीज है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर कोई नोट्स मेकिंग कर रहा है तो। इरोडिंग ग्लोबल ऑर्डर की बात करेंगे, यहां पर जो वुमेन्स को इश्यू सामना करना पड़ रहा है, सबसे पहले तो ब्रेक डाउन ऑफ रूल्स, वाइड स्प्रेड इंस्टेबिलिटी, और थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, वीकेंड इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है। जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन देखने को मिल रहे हैं वो भी वीक हो चुके हैं, जिस तरह वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रही है। यूएन आपके सामने ही है, जो भी मामलात है, वॉर लगी हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, जो है वो ऑलरेडी मामलात खराब चल रहे हैं, ईरान, इजराइल, यूएसए, उसके बाद यूक्रेन, रशिया, तो वॉर तो लगी हुई है। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर से अगर देखा जाए तो वो यमन के अंदर, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो अफ्रीका के अंदर, तो अगर देखा जाए तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर वीक हो चुके हैं, कोई काम करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर वही चीज़ है, इरोडिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो यहाँ पर जो है वो वुमेन्स के ऊपर। जेंडर इक्वालिटी जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, बल्कि क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी है। ब्रेक डाउन ऑफ रूल्स हैं, जितने भी यहाँ पर टूट चुके हैं सारे रूल्स है, वही बात की जा रही कि जो आपका ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है यहाँ पर, तो वही चीज देखने को मिल रही है। यूक्रेन का मामला सामने है, गजा, सूडान, ईरान एक्सपोज फेलियर ऑफ द मैकेनिज्म डिजाइन टू प्रिवेंट वायलेंस एंड प्रोटेक्ट सिविलियंस। तो सिविलियंस कहाँ पर यहाँ पर प्रोटेक्शन, अब सिविलियन के ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इशू फेस करना पड़ता है वो वुमेन्स को करना पड़ता है। रीजनल क्राइसिस नाउ रैपिडली स्पिल अक्रॉस द बॉर्डर, जो हमें ऑलरेडी क्राइसिस जो है रीजनल से भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिस्टेबलाइजिंग इकोनॉमीज, फ्यूलिंग डिस्प्लेसमेंट एंड डीपनिंग ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज ग्लोबली। तो ये सारी चीजें बढ़ रही है, और इसके अंदर जो सबसे पिसा हुआ तबका जो नजर आ रहा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो है वो वुमेन्स। मार्जिनलाइज्ड वायलेंस की बात की जाए तो जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ऑफ साइडलाइंस ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स एंड द वॉइसेस ऑफ द वुमेन, ठीक है, एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो अब सबसे ज्यादा जो यहाँ पर इशू बन रहा है वो इनके लिए ही बन रहा है। ह्यूमन राइट्स तो यहाँ पर ऑलरेडी वायलेट हो रहे हैं, तो वॉइसेस ऑफ वुमेन्स है वो भी यहाँ पर जो है वो दबाई जा रही है। उसके बाद मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वो तो ऑलरेडी इशू फेस कर रही है। अब बांग्लादेश वाला केस क्या है यहाँ पर, देखिए बांग्लादेश को ना बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। एक तो उसको जो है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का बहुत सारा सामना करना पड़ता है, दूसरा उसको रोहिंग्यास जो रेफ्यूजी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, तो ये भी चीजें हैं। आए दिन तो वहां पर कोई न कोई तूफान आ जाता है, तो ये भी इश्यू है। तो उसकी वजह से अगर देखा जाए तो वहां पर भी जो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। हालांकि बांग्लादेश ने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है, लेकिन अभी भी जो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए वुमेन्स की वो नजर नहीं आती उस लेवल के ऊपर। तो ये भी चीज है कि अगर देखा जाए जो वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पूरे ग्लोबल के ऊपर हमें रीजनल लेवल के ऊपर क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई पिसा हुआ तबका नजर आ रहा है तो वो ज्यादा वुमेन अफेक्टेड हो रही है, क्योंकि वुमेन्स देखे प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मर्द है कहीं पे भी जाकर रहेगा, लेकिन वुमेन्स के बहुत सारे इश्यूज है बेचारे को, उनको फिर जो है इशू फेस करना पड़ रहा है। तो ये चीज बेसिकली कही जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूज आर्टिकल था जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट वोकैब है, वोकैब को हम वन बाय वन जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वर्ड क्या हमारे पास, फोरे मींस क्या था, सडन और ब्रीफ एंट्री इनटू अ प्लेस, फील्ड और एक्टिविटी ऑफन टू एक्सप्लोर, अटैक और गेन एडवांटेजेस, ठीक है, किसी जगह पर जाकर घुस जाना, कहीं पे कोई इलीगल एक्टिविटीज वगैरह हो रही है, जिस तरह हमें पुलिस यहाँ पर रेड करते हुए नजर आती है, इनकर्जन भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। कंजेस्शन वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, कंजेस्शन मींस क्या था, कंडीशन इन विच मूवमेंट और फ्लो बिकम्स क्राउडेड और ब्लॉक्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भीड़ लग जाना, जिस तरह हमें ट्रैफिक देखने को मिलती है कि जब वो इशारा बंद हो जाता है तो एकदम गाड़ियों की जो है वो भीड़ लग जाती है, तो जैम लग जाना, यहाँ पर ओवर क्राउडिंग आप कह सकते हैं। इन्फ्लिक्टेड मींस क्या होता है, द एक्ट ऑफ काजिंग समथिंग अनप्लेजेंट या हार्मफुल टू बी सफर्ड बाय समवन, किसी को कह लेकर नुकसान पहुंचाना भी आप कह सकते हैं, किसी के लिए नाखुशगवार सूरत हाल पैदा कर देना या वजह बन जाना, इम्पोज्ड या काज्ड।
इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन मीन्स क्या था, द सीक्रेट और ग्रेजुअल एंट्री ऑफ द पीपल आइडियाज आर सब्सटेंस इनटू प्लेस, ठीक है, चोरी छुपे किसी जगह पर जो है वो एंट्री कर लेना या घुस जाना। अब ये बेसिकली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है, जिस तरह हमें यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे बाउंड्री से जो वो क्या करते हैं, दूसरी बाउंड्री में जाकर जो है वो छुप जाते हैं, चोरी छुपे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पेनिट्रेशन भी आप कह सकते हैं, इंट्रूजन भी आप इसको कह सकते हैं। इम्बोल्डन मीन क्या होता है, टू गिव समवन कॉन्फिडेंस, करेज, इनकरेजमेंट टू एक्ट मोर बोल्डली, ठीक है, किसी को हौसला देना, किसी को उम्मीद देना भी आप कह सकते हैं, इनकरेज करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। इनकर्जन मीन क्या होता है, अ सडन इन्वेजन और एंट्री इनटू अ टेरिटरी स्पेशली बाय आर्म्ड फोर्सेस, अगर देखा जाए तो किसी के ऊपर अटैक कर देना, स्पेशली बात की जाए आर्म्ड फोर्सेस की, ठीक है, जिस तरह हमें यहाँ पर अटैक्स देखने को मिले अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जो वो अटैक किए गए, तो इन्वेजन या रेड पे इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहने वाला है आउटरेजियस। आउटरेजियस मीन्स क्या होता है, बेसिकली एक्सट्रीमली शॉकिंग और ऑफेंसिव और अनएक्सेप्टेबल इन बिहेवियर, स्टेटमेंट और एक्शन आप कह सकते हैं। ऐसा रवैया जो निहायत ही शर्मनाक हो, जिसको एक्सेप्ट ना किया जा सके, शॉकिंग या स्कैंडलस आप इसको कह सकते हैं। रेमिफिकेशंस क्या होता है, बेसिकली आ कॉम्प्लेक्स और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस या रेपरकशन, नताइज को बेसिकली आप बोल सकते हैं यहाँ पर। प्रीटेक्स्ट मीन्स क्या होता है, आ फॉल्स और मिसलीडिंग रीजंस गिवन टू जस्टिफाई एक्शंस, ठीक है, किसी भी एक्शन को छुपाने के लिए कोई झूठी सच्चाई, झूठी बात की जाती है। मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बहाना लगाना भी कह सकते हैं आप, द रियल मोटिव बिहाइंड इट, असल वजह उसके पीछे क्या है, सच्चाई को छुपा लेना, ठीक है, एक्सक्यूज या जस्टिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मीन्स क्या होता है यहाँ पर, क्रिएटिंग कंडीशंस दैट मेक समथिंग पॉसिबल या इजर, ठीक है, किसी के लिए ना जो रास्ता हमवार करना या साजगार बनाना, ठीक है, मुआफिक सूरत हाल पैदा करना, तो आप फायदामंद भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर फेवरेबल या बेनिफिशियल। रिपैट्रिएशन मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द रिटर्निंग अ पर्सन, ठीक है, जो लोग वापस आते हैं अपने कंट्रीज, रेफ्यूजीज हैं, प्रिजनर्स हैं, और प्रॉपर्टी टू देयर ऑन कंट्रीज, ठीक है, रिटर्न या रेस्टोरेशन। उसके बाद है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी मीन्स क्या होता है, पॉसिबल फ्यूचर इवेंट और सिचुएशन दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि गैर मुतवक्के सूरत हाल भी आप कह सकते हैं, जिसका अंदाजा ना लगाया जा सके, इमरजेंसी भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड रहने वाला है यहाँ पर, डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल ऑलरेडी जो है हम यहाँ पर राइटिंग स्किल के अंदर यूज करते रहते हैं। एक्सट्रीमली बैड, शेमफुल, निहायत ही खस्ता हाल या शर्मनाक भी आप कह सकते हैं, शेमफुल या डिस्ग्रेसफुल भी आप कह सकते हैं। बिट्रेयल का मतलब क्या था, द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग ट्रस्ट, ये तो आपको ऑलरेडी वर्ड का पता है, आप कह सकते हैं वफादारी तोड़ना, ठीक है, डिसलॉयल्टी जो हमें डिसीट या धोखा देना। कोरेजन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिंग थम, किसी के ऊपर दबाव डालना, जिस तरह अभी यूएस और इजराइल का ईरान के ऊपर दबाव डाला, टू एक्ट एंड सर्टेन वे टू थ्रू प्रेशर एंड थ्रेट्स, कंपल्जन या फोर्स आप कह सकते हैं। ओवरसाइट ऑलरेडी आपको पता है, द एक्ट ऑफ सुपरविजन या मॉनिटरिंग केयरफुली, गौर फिक्र करना बेसिकली आप कह सकते हैं, वॉचिंग, निगरानी करना भी आप कह सकते हैं, एक्टिविटी, सुपरविजन या मॉनिटरिंग आप कह सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।